13 December 2021. Endless ordeal. Assange should not be tried for exposing abuse of power and must walk free. ना खत्म होने वाली बुरी हालत. असांज पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए. अब्यूज ऑफ पावर का दुरुपयोग को एक्सपोज करने के लिए और उसे फ्री वॉक करना ज़रूरी है. The ruling by the High Court in London that WikiLeaks founder Julian Assange, currently in a British prison, can be extradited to the US, where he is facing charges under the Espionage Act, is a blow to all those who believe in press freedom. लंदन के हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी है कि जो विकीलीक्स के फाउंडर हैं जूलियन असांज, जो अभी ब्रिटिश प्रिजन में हैं, उनको यूएस एक्सट्राडाइट किया जा सकता है. एक्सट्राडाइट मतलब जब कोई देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश से मांगता है और वो देश उसको भेजने को तैयार हो जाता है, जहां पर यानी यूएस में वो फेस कर रहे हैं चार्जेस यानी इल्ज़ाम एस्पायनेज एक्ट के अंतर्गत, यानी मुकदमा चलेगा उन पर यूएस में अगर वो वहां जाते हैं तो. ये जो रूलिंग है हाई कोर्ट की, ये एक झटका है उन सब लोगों के लिए जो जो प्रेस की फ्रीडम में विश्वास करते हैं. A lower court had earlier this year rejected the US request for extradition, citing his mental health. इसके पहले एक लोअर कोर्ट ने यूएस की जो रिक्वेस्ट है एक्सट्रेडिशन के लिए उसको उसको खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि वो उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. His lawyers and doctors had argued that he might be driven to suicide by American jail conditions. उनके लॉयर और डॉक्टर्स ने ये बहस की थी कि हो सकता है वो सुसाइड कर लें, अमेरिकन के वो ड्राइव हो जाए सुसाइड की तरफ अमेरिकन जेल कंडीशंस में. But the High Court, after receiving some assurances from the US authorities that Mr. Assange would not be held in restrictive prison conditions based on his conduct, decided to allow the extradition. लेकिन हाई कोर्ट ने जब उनको आश्वासन प्राप्त हो गया यूएस अथॉरिटीज से कि अमेरिका की जेल की हालात जो हैं कंडीशंस, उसमें मिस्टर असांज को एक रिस्ट्रिक्टिव प्रिजन कंडीशंस में नहीं रखा जाएगा. जो रिस्ट्रिक्टिव यानी जो रोकती हैं प्रिजन की कंडीशंस, जो बांध के रखती हैं, अगर उनका कंडक्ट ठीक रहा, अगर उनका व्यवहार ठीक रहा तो ये आश्वासन मिलने के बाद जो हाई कोर्ट है लंदन का, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्सट्रेडिशन को अलाउ कर देंगे. The US accuses him of conspiring to hack into defense databases to get sensitive unclassified information. यूएस उनके ऊपर इल्जाम ये लगा रहा है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, कंस्पायर किया, यानी मिल के जो इलीगल काम होता है वो किया, कि उन्होंने कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की, तो डिफेंस डेटाबेसेस को हैक करने की कोशिश की, संवेदनशील अनक्लासिफाइड सूचना को लेने के लिए. क्लासिफाइड सूचना वो होती है जो कोई नहीं ले सकता. अनक्लासिफाइड सूचना को लेने के लिए डिफेंस डेटाबेस में उन्होंने हैक किया. द लीक्स द यूएस सेज पुट लाइव्स एट रिस्क. यूएस ये कहता है कि जो वो लीक कर देते हैं इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से निकाल के, उससे जिंदगियां रिस्क में आ जाती हैं. If convicted, Mr. Assange 50 could face up to 175 years in jail. अगर उनका कन्विक्शन हो जाता है तो मिस्टर असांज जो 50 वर्ष के हैं, वो 175 वर्ष तक जेल में फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं. His legal team will now appeal and the legal process could drag on for years. उनकी लीगल टीम अब अपील करेगी और लीगल प्रोसेस हो सकता है कई साल चलता रहे, घसीटता रहे. But these cases have already put him in one or the other form of confinement for years. लेकिन इन केसेस ने उनको पहले से ही किसी न किसी तरह के कन्फाइनमेंट में रखा है कई सालों से. He took refuge in the Ecuadorian embassy in London in 2012 while facing a probe on accusations of sexual assault in Sweden,
which were later dropped. उन्होंने शरण ली थी इक्वेडर की एम्बेसी में लंदन में 2012 में, जब वो एक इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे थे, जब उन पे इल्ज़ाम लगे थे सेक्सुअल आक्रमण के, असॉल्ट के, स्वीडन में, जो इल्ज़ाम बाद में ड्रॉप कर दिए गए. In 2019, after his arrest from the embassy, he was jailed for 50 weeks in the UK for breaching his bail conditions. 2019 में उनका जब अरेस्ट हुआ एम्बेसी से, उसके बाद उनको 50 वीक्स के लिए जेल कर दिया गया था यूके में, उनकी बेल कंडीशंस को तोड़ने के वजह से. ही इज नाउ इन लंदन्स बेलमार्श प्रिजन. अब वो लंदन के बेलमार्श प्रिजन में हैं. The documents that WikiLeaks released on the Iraq and Afghan wars, which were published by almost all media houses, exposed official crimes and cover-ups. जो डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स ने रिलीज किए थे इराक और अफगान वॉर के बारे में, जिनको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया था करीब करीब हर मीडिया हाउस ने, वो आधिकारिक क्राइम्स को एक्सपोज कर रहा था और आधिकारिक कवर-अप्स को खुलासा कर रहा था. Any responsible democratic government should have taken action against those who committed those crimes. कोई भी जो जिम्मेदार प्रजातांत्रिक सरकार है, उसे उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जिन्होंने वो क्राइम कमिट किए थे. Instead, the US government went after the publisher. बजाय इसके यूएस सरकार जो है प्रकाशक के पीछे लग गई. The Trump administration unsealed the indictment against Mr. Assange for violating the Espionage Act, a First World War era law, after his 2019 arrest. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिस्टर असांज के खिलाफ जो इंडिक्टमेंट यानी जो इल्ज़ाम लगा था उसे खोल दिया, एस्पायनेज एक्ट को वायलेट करने के इल्ज़ाम में, जो कि एस्पायनेज एक्ट जो कि ऐसा अधिनियम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम का लॉ है, और ऐसा उन्होंने 2019 के अरेस्ट के बाद ये इंडिक्टमेंट अनसील किया, यानी ये इल्ज़ाम को खोला. The US government argued that he was not a journalist. US government ने यह बहस किया कि वो कोई पत्रकार नहीं है. But beyond the definition of journalism, what the US tried to do was to use a controversial law to punish someone who published unpleasant truths about powerful entities. लेकिन इस जर्नलिज्म की डेफिनेशन के पार जो यूएस ने कोशिश की करने की, वो ये था कि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल लॉ को यूज किया एक ऐसे व्यक्ति को पनिश करने के लिए जिसने अनप्लेजेंट ट्रूथ प्रकाशित कर दिए थे, यानी कि जो ऐसे सत्य जो कि प्लीजिंग नहीं होते हैं, खुशनुमा नहीं होते हैं, जो पावरफुल लोगों के बारे में होते हैं, उनको पब्लिश करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए ये कंट्रोवर्शियल लॉ का इस्तेमाल किया. If he is extradited and convicted, it would set a bad precedent for press freedom and investigative journalism, raising questions about the protection the First Amendment offers to the press. अगर उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है और उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है तो ये एक खराब प्रेसिडेंट सेट करेगा प्रेस फ्रीडम के लिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, और इससे क्वेश्चन रेज होंगे फर्स्ट अमेंडमेंट जो प्रोटेक्शन देता है प्रेस को, उसके बारे में. It is ironic that the administration of President Joseph Biden, who convened a global summit for democracy last week and emphasized the role of free press, is following Mr. Trump's policies in pursuing Mr. Assange. ये इसमें विपरीत मीनिंग निकल के आ रहा है कि
अजीब सी बात है कि जो प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिन्होंने अभी एक ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी को कन्वीन किया था पिछले हफ्ते में ही, और उन्होंने उसमें फ्री प्रेस के रोल पे भी जोर दिया था, वो मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं मिस्टर असांज का पीछा करने के लिए, असांज के पीछा करने में। If the US and UK, among the world's oldest democracies, are serious about their proclaimed commitment to press freedom, they should take steps to set Mr. Assange free. यदि यूएस और यूके, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में से एक हैं, में से हैं, वो अगर गंभीर हैं अपने कमिटमेंट के बारे में, जो प्रोक्लेम कमिटमेंट है, जो उनका तथा जो उनका कथित कमिटमेंट है प्रेस फ्रीडम के लिए, तो उनको स्टेप्स लेने चाहिए मिस्टर असांज को फ्री करने के लिए। The ordeal the free world has put this man in for exposing abuses of power has taken away years from his life and affected his health. जो मुश्किल हालात इस फ्री वर्ल्ड ने इस आदमी को गुजरने में मजबूर कर दिया है, क्योंकि उसने पावर के अब्यूजेस को एक्सपोज किया था, कि सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड ने उनको मजबूर कर दिया उस बुरे हालत में। उसने उनके जिंदगी कई साल ले लिए हैं और उनकी हेल्थ पर भी असर डाल दिया है। दिस शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर। ये हमेशा के लिए नहीं चलना चाहिए। Second editorial, freedom and power. Elected leaders must keep their promises of freedom and equality for the people. जो चयनित लीडर्स हैं, उनको अपने प्रोमिसेस को रखना जरूरी है फ्रीडम के लिए, जो फ्रीडम के प्रोमिसेस हैं और इक्वालिटी के प्रोमिसेस हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए। Since his election campaign last year, US President Joseph Biden had promised to hold a summit for democracy in order to highlight the worrying trends around the world of growing authoritarianism and to bolster democratic institutions that appear to be faltering. जब से इलेक्शन की मुहिम हुई है पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन की, उन्होंने प्रॉमिस किया था उस इलेक्शन के मुहिम में कि वो एक समिट फॉर डेमोक्रेसी होल्ड करेंगे, जिससे वो हाईलाइट कर सकें उस चिंताजनक रुझानों को जो पूरे दुनिया में चल रहे हैं, बढ़ते हुए आधिकारिकता के, और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देने के लिए वो समिट फॉर डेमोक्रेसी होल्ड करेंगे, जो कि प्रतीत होते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन सब फॉल्टर कर रहे हैं, यानी वो कमजोर पड़ रहे हैं। While the concerns are genuine, and Mr. Biden's successful delivery of his promise last week with a summit that saw 110 nations invited must be credited, it has also thrown up troubling questions. जबकि चिंताएं सचमुच की हैं, और मिस्टर बिडेन की जो सक्सेसफुल उन्होंने अपनी प्रॉमिस डिलीवर की थी पिछले हफ्ते में एक समिट के साथ, जिसने 110 नेशंस को देखा कि वो इनवाइटेड थे, इसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इसने बहुत से चिंताजनक क्वेश्चंस को भी उछाला है। The State Department's decision to arbitrarily place restrictions on the invitee list has led to a controversy. स्टेट डिपार्टमेंट का ये निर्णय कि वो बिना किसी कारण के रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे इनवाइटी लिस्ट पे, उससे एक कंट्रोवर्सी हो गई है। इन साउथ एशिया, द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान along with India and Nepal, but the exclusion of Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka raises serious doubts on the criteria applied. साउथ एशिया में पाकिस्तान को शामिल करना इंडिया के साथ और नेपाल के साथ, लेकिन बांग्लादेश को बाहर रखना, भूटान को बाहर रखना और श्रीलंका को बाहर रखना गंभीर डाउट रेज करता है कि उस क्राइटेरिया के बारे में, जिस मापदंड के बारे में जो अप्लाई किया गया है इनवाइटी लिस्ट बनाने के लिए। एंड इफ द quality of democracy and the importance of human rights were the criteria, then the question is which country is qualified to make that value-based judgment. और यदि डेमोक्रेसी की क्वालिटी और ह्यूमन राइट्स का इम्पोर्टेंस एक क्राइटेरिया था, तो सवाल ये उठता है कि कौन सा देश है जो कि क्वालिफाइड है
इस तरह का मूल्यों के आधार पर जजमेंट लेने के लिए। Expectedly, the summit was roundly criticized for the most notable exclusions, Russia and China. और अपेक्षाकृत ये जो समिट था, इसको पूरी तरह से इसकी आलोचना की गई। जो सबसे नोट करने वाले एक्सक्लूजन थे उनके लिए रशिया और चाइना। In a joint editorial, the Russian and Chinese ambassadors to the US claimed their own states are democratic in practice and criticized the US's experiments in regime change and democratic transformations in Iraq, Libya and Afghanistan. एक जॉइंट एडिटोरियल में रशिया और चाइनीज एम्बेसडर्स ने यूएस के दावा किया कि उनके खुद के जो राज्य हैं वो प्रजातांत्रिक हैं प्रैक्टिस में, और उन्होंने आलोचना की यूएस के एक्सपेरिमेंट्स की, जो जो यूएस एक्सपेरिमेंट करता है दूसरे देशों में तख्ता पलट करने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए, और जो वो इराक और लीबिया और अफगानिस्तान में जिस तरह से वो प्रजातांत्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, उसका आलोचना की। That the summit was organized in a year when newest democratic entrants, Afghanistan and Myanmar, reverted to autocratic regimes that ruled by the power of the gun, cast doubt on the efficacy of the international system in enforcing democracy through external interventions. कि ये जो समिट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था एक ऐसे साल में, ऐसे वर्ष में, जब नए से नए जो डेमोक्रेसी में प्रवेश किए हैं देश अफगानिस्तान और म्यांमार, ये वापस ऑटोक्रेटिक राज्यों की तरफ वापस रिवर्ट कर गए थे। ऐसे राज्य जो कि गन के पावर से रूल करते हैं। तो ये एक डाउट कास्ट करता है, डाउट फेंकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है डेमोक्रेसी को एनफोर्स करने का, उसकी कितनी एफिकेसी है एक्सटर्नल इंटरवेंशन करके, बाहरी हस्तक्षेप करके। Apart from a more inclusive guest list, as a result, the summit would have done better to begin with a globally accepted definition for democracy and a common understanding of the challenges. इस इसके अलावा कि गेस्ट लिस्ट काफी इंक्लूसिव नहीं थी, कई लोग उसमें से बाहर रखे गए थे, एक्सक्लूड किए गए थे, और उसके परिणामतः जो समिट थी, हो सकता है कि वो और अच्छा कर सकती, कि अगर वो एक पूरे विश्व में स्वीकृत परिभाषा डेमोक्रेसी की उससे शुरुआत करती, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो चुनौतियों की हैं उससे शुरुआत करती। The Biden administration committed to announcing specific targets on helping free media, ensuring free and fair elections, and the participation of women, and listed authoritarianism, corruption, and human rights violations as key challenges. Biden administration जो कमिटेड है कि वो स्पेसिफिक टारगेट अनाउंस करेगा फ्री मीडिया को हेल्प करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुनिश्चित करने के लिए, और विमेन के पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए उसने लिस्ट किया था कि अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये मुख्य चुनौतियां हैं डेमोक्रेसी के लिए। Prime Minister Narendra Modi referred to the principles of inclusion, transparency, and human dignity, responsive grievance redressal, and decentralization of power as key to Indian democracy. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन प्रिंसिपल्स को रेफर किया, जो सिद्धांतों को, कि इंक्लूजन यानी सबको इंक्लूड करना है, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये मुख्य की है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। Many accused big tech companies and social media of digital authoritarianism, and some spoke of the devastating impact of COVID-19, climate change, and rising economic inequality as major stumbling blocks. कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया बड़ी टेक कंपनीज पे और सोशल मीडिया पे कि वो डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म चला रहे हैं, डिजिटल आधिकारिक जबरदस्ती कर रहे हैं। और कुछ ने जो कोविड-19 का जो बर्बाद कर देने वाला इम्पैक्ट था, प्रभाव था, उसके बारे में बात की। उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की और राइजिंग, बढ़ती हुई आर्थिक इनइक्वालिटी की बात की, जो कि ये सबसे बड़े
रास्ते के पत्थर हैं। Few, however, were willing to concede the shortcomings in their own democracy, however, especially the rise in hypernationalism, xenophobia, and majoritarianism that saps the very essence of representational, pluralistic, and inclusive governance today. हालांकि लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे भी देश थे जो कि इच्छुक थे ये मानने के लिए कि उनके खुद की डेमोक्रेसीज में कुछ कमियां हैं। जैसे बहरहाल खास तौर पे जो हाइपर नेशनलिज्म का राइज हो रहा है, जो जेनोफोबिया का राइज हो रहा है और मेजोरिटेरियनिज्म का जो राइज हो रहा है, जो कि रिप्रेजेंटेशनल यानी जो सब लोगों को रिप्रेजेंट करे, सब लोगों को का प्रतिनिधित्व करे, प्लूरलिस्टिक हो, जो सबको ध्यान में रखे और इंक्लूसिव हो और सबको शामिल करे, ऐसी गवर्नेंस का जो एसेंस है उसको सैप कर देती है, यानी उसको उसका जो लाइफ लिक्विड है वो ख़त्म कर देते हैं। ये जो राइज हो रहे ट्रेंड्स मेजोरिटेरियनिज्म के, जेनोफोबिया के और हाइपर नेशनलिज्म के। Democracy, like charity, begins at home, and rather than making the international pledges at summit level conferences, elected leaders must keep their promises of freedom and equality for the people or demos that make up their nations. चैरिटी की तरह डेमोक्रेसी भी घर पे ही शुरू होती है, यानी पहले आप अपने घर पे डेमोक्रेसी लाइए, फिर दूसरों के कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात करिए। और बजाय इसके कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शपथ लेते रहें समिट लेवल कॉन्फ्रेंसेस में, इलेक्टेड लीडर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने दिए गए वादों को पूरा करें, जो फ्रीडम और इक्वालिटी के वादे हैं लोगों के लिए, या और डेमोज दैट मेक अप देयर नेशंस, या जो उनके अपने देश हैं उनमें इनको इम्प्लीमेंट करें, जो कि केवल डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं और उनके अपने घर में डेमोक्रेसी नहीं है।